जी, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई। चैप्टर नंबर 13 जो है वो हमने स्टार्ट करना है आज, और उसमें आपको क्लासेस के बारे में मज़ीद वो बातें बताएगा। अच्छा, ये साइज़ ठीक है, सबको नज़र आ रहा है? फ़ॉन्ट साइज़ ज़ूम किया हुआ है मैंने, ये सबको विजिबल है? यस सर। किसी को रीडेबिलिटी में कोई इशू तो नहीं है? बिल्कुल क्लियर है? सर थोड़ा और कर लें। और कर दूँ? ठीक है, यस सर, अब ठीक। अब ठीक है, चलो। अच्छा, तो आज हमने जो है ना वो क्लासेस के बारे में कुछ और चीज़ें मज़ीद पढ़नी है। तो पिछले सर चैप्टर में जी, जी, जी बेटा। सर हमारे जो मिड्स और फाइनल हैं वो अलग-अलग ही होंगे या एक ही पेपर होगा? बेटा अभी इस बारे में नहीं पता, लेकिन ये बात कंफर्म है कि होना पेपर आपका ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल का मतलब है कि आप लोगों को हैंड रिटन पेपर देना होगा। अब वो कैसे होता है ये भी हमें कुछ नहीं पता, यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कुछ नहीं पता, लेकिन जो मुझे बात जो मैंने महसूस की है, जो मुझे पता लगी, अब कह लें वो ये है कि आपको बुलाने का मकसद, क्योंकि मैंने ये सवाल किया ना, क्योंकि इसकी सेंस नहीं बनती कि आपको 5 हफ्ते के लिए बुलाएं और फिर कहें जाके ऑनलाइन लो। मैंने कहा ये तो अजीब सा स्टूपिड सी बात है। तो मुझे ये बताया गया कि जी वो बुलाने का शायद मकसद ये है कि आपके पेपर जो है उन्होंने वो लेने हैं। शायद ये एक रीज़न है जिसकी वजह से आपको बुलाया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों के पेपर हैं MS3 के हैं, BS7 के, ये जो फर्स्ट सेमेस्टर को निकाल के, फर्स्ट सेमेस्टर अभी तक आया ही नहीं है, तो उनको निकाल के जितने भी सेशन चल रहे हैं, सेमेस्टर चल रहे हैं, उन सब का मिड आने वाला है। तो वो आपको बुलाने का मकसद ही यही है कि वो मिड लेके ना वो एक एक वीक देंगे, दो जो भी करेंगे बहरहाल, क्योंकि अमूमन आपके जो मिड्स होते हैं वो 2 वीक में चले जाते हैं। 2 वीक से मुराद है कि मंडे तक चले जाते हैं। तो वो मिड करके तो फिर आपको कहेंगे बाकी तो क्लासेस ऑनलाइन लें, कुछ इस तरीके से। अब ये मैं कंफर्म नहीं बता रहा, ये मैं अपना गुमान अपनी वो बात बता रहा हूँ, ये तो शायद सर ये जो वजह है। स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस लेंगे तो वो भी उनका कैसे होगा? जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, पेपर तो उनको ऑन साइड ही आगे देना पड़ेगा, ये है। नहीं, पेपर के केस में तो ऑन साइड आपको आना पड़ेगा इन एनी केस, क्योंकि पेपर तो ट्रेडिशनल होने हैं। और लेकिन उसमें ये है कि जो बच्चा क्लासेस ऑनलाइन लेगा उनको उन्होंने बेनिफिट ये दिया है कि उनकी 50% फ़ीस जो है माफ़ कर दी जाएगी। ये बेनिफिट है उनके लिए। पेपर वो आगे ऑनलाइन ऑन साइड ही देंगे, क्योंकि पेपर तो सबका एक ही पैटर्न पे होगा, एक ही तरीके से होगा। ठीक है, किसी का कोई और सवाल, किसी ने कुछ और पूछना हो पूछ लें, ताकि फिर हम एक बार स्टार्ट करते हैं ना। कोई क्यूरी आपकी है, कोई और सवाल को पूछना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं? सर और ये सुनने में आया है कि फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में नवंबर के हमारे मिड्स हो जाएंगे। तो क्योंकि देखें ना, आज आपकी है 13th क्लास, 13, 14, और अगला वीक बनता है जिसमें वो आपको बुला रहे हैं, तो 15, 16। तो हो सकता है, मेरा नहीं ख्याल कि वो एकदम ही बुला के आपको पेपर दे दें। वो बुला के एक वीक रख के उसके बाद पेपर नेक्स्ट वीक में लेंगे। नेक्स्ट वीक में पेपर लेने का मतलब है कि नेक्स्ट वीक पूरा पेपर होगा, और उससे एक दिन आगे भी जाता होता है। कितने सब्जेक्ट्स हैं आपके? 6 सब्जेक्ट्स हैं ना? तो 5 दिन होता है पेपर, हफ्ता तो आज छुट्टी और पीर को एक और पेपर है ना, ऐसे ही होता है ना? सर लैब्स तो होने रही, उनके पेपर्स कैसे होंगे? क्योंकि 4 ये तो सब्जेक्ट्स बचते हैं। ये नहीं मुझे इल्म कि लैब का क्या करेंगे, या हो सकता है कि वो लैब का भी आपको कुछ पेपर देना चाहते हों, या आप उन टीचर से पूछिए जो टीचर्स आपको लैब पढ़ाते हैं, वो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे वो लैब का पेपर क्या होगा। कौन सी लैब ऐसी है आपकी जिनके पेपर भी होते हैं होंगे? सर फिजिक्स की लैब है और हम्म, एक तो एसीपी की है। नहीं, उसका पेपर तो नहीं होता ना, वो तो आपके क्लास के साथ ही है ना। मतलब ACP की लैब हो, लैब बेसिकली प्रैक्टिस के लिए उन्होंने रखी हुई है। एक्चुअली ये कोर्स 3 क्रेडिट आवर्स का है, यानी कि 3 घंटे हफ्ते में पढ़ाने हैं। और वो जो लैब रखी है उन्होंने खुद से रखी है, यानी कि ये ऑफिशियली वो नहीं है। बाज़ बाज़ लैब्स आपके कोर्स का पार्ट होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपकी फिज़िक्स की लैब है, वो आपके कोर्स का पार्ट है, उसका पेपर अलग से होता है। या जैसे आपकी सिमुलेशन की लैब है, वो आपका कोर्स का पार्ट है, वो अलग से पेपर होता है, यानी कि वो एक सब्जेक्ट ही अलग से है। जो ACP की लैब है ना, वो बेसिकली उन्होंने कोर्स को ही इस तरीके से किया हुआ है कि कोर्स को अगर हम 3 घंटे देते हैं ना, तो उससे बात नहीं बनती है। बच्चों को प्रैक्टिस का टाइम भी चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, 2 घंटे की क्लास रख ली और 3 घंटे की लैब रख ली। ये किया हुआ है पेपर एक ही। जी सर। तो जो लैब्स हैं उनका शायद उनका पेपर हो, इसलिए 5 हफ्तों के लिए बुला रहे हैं आपको। वो जो भी उसका तरीक़ेकार होगा वो मुझे नहीं इल्म उसका, लेकिन ये है कि आपको शायद बुलाने का मकसद ये है कि पेपर लेना चाहते हैं वो, मे बी।
दैट्स द रीज़न, दैट इज़ व्हाई दे आर। और वैसे भी 15 दिसंबर के बाद कुछ मज़ीद हफ्ते हैं, उसके बाद फिर आपका फिर फाइनल हो जाएगा। बहरहाल तो इसमें ये बात है कंफर्म कि पेपर देने तो आपको आना है, क्योंकि पेपर के बारे में डिसाइड हो जाएगा, वो ट्रेडिशनल है। बाकी क्लासेस जो हैं वो आपने ऑनलाइन पढ़नी है या ऑन साइट पढ़नी है, आपकी अपनी डिसीजन है, मर्ज़ी है। ऑनलाइन पढ़ना है तो आपको उसको फेवर, उसमें वो फेवर आपको ये दे रहे हैं कि 50% फ़ीस माफ़ कर देंगे। जो ऑन साइड आके पढ़ेगा उसको अपने सारे हॉस्टल के ड्यूज़ क्लियर करने पड़ेंगे, उसको सारे अपने यूनिवर्सिटी के ड्यूज़ क्लियर करने पड़ेंगे, नहीं कि उसको पूरी फ़ीस देनी पड़ेगी। ये है उनका, इनकी यूनिवर्सिटी की पॉलिसी। और बाकी उसमें एक चीज़ मैंने आपको बता दी हुई है, वही दोबारा रिपीट कर देता हूँ बस, कि ब्लेंडेड मोड में हमारे चैप में ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है, वो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं उस तरीके से जो है ना वो बच्चों को समझ नहीं आई, वो तो समझेंगे 1-2 घंटे का लेक्चर ज़ाया ही हुआ है। उनका मेरा साथ एक लेक्चर होता है हफ्ते में, सिर्फ मंडे को होता है बस, उसके बाद फिर अगले मंडे को होता है। तो समझें कि इस मंडे का जो लेक्चर था वो ऑलमोस्ट वेस्ट ही था, क्योंकि वो कुछ भी जो है वो ना उधर ऑनलाइन समझ आया, ना ऑन साइड जो थे बच्चे तो थोड़े से बैठे थे। तो ये था। चलें, तो आज हम मज़ीद जो है वो उसके बारे में पढ़ेंगे, क्लासेस के बारे में। तो इसके अंदर जो वो मज़ीद आपको चीज़ें बताएगा, उनमें पहली चीज़ जो है वो इंस्टेंस, क्लास का इंस्टेंस क्या होता है, और क्लास के स्टैटिक मेंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं, इनके बारे में कुछ आपको बताएगा। क्योंकि आपको पता है कि आपकी क्लास में 2 चीज़ें होती हैं, एक एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, और एक आपके पास मेंबर फंक्शंस होते हैं जो कि फंक्शंस होते हैं। दोनों चीज़ों का आपको पहले से आइडिया है, पता है। जो स्टैटिक में जो आपके मेंबर्स होते हैं, यानी कि जो आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर, जो भी है। तो हमने, आपको याद हो, हमने स्टैटिक वेरिएबल्स भी पढ़े थे। जब हमने वेरिएबल्स पढ़ रहे थे ना, तो हमने स्टैटिक वेरिएबल्स के भी पढ़े थे। तो अब वो आपको यहाँ पे ये बताएगा कि अगर आप क्लास के अंदर, क्लास का एक ऐसा एट्रीब्यूट जो कि स्टैटिक हो, तो या स्टैटिक फंक्शन हो, तो वो उससे क्या मतलब वो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, या वो किस तरीके से हैंडल होता है इधर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। अगर आपकी क्लास में कोई स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है या स्टैटिक फंक्शन है, तो वो कैसे, वो इनके उसके बारे में कॉन्सेप्ट बताएगा, ठीक है, चीज़ें बताएगा। तो ईच इंस्टेंस ऑफ अ क्लास हैज़ इट्स ओन कॉपी ऑफ क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है ना। तो ये तो आपको बात पता ही है। मैंने आपने एक क्लास बनाई, ठीक है, जैसे रेक्टेंगल थी। अगर रेक्टेंगल के 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, तो हर एक ऑब्जेक्ट के पास अपनी अपनी लेंथ और अपनी अपनी विड्थ है। तो ये वही बात कर रहा है, ईच इंस्टेंस ऑफ अ क्लास हैज़ इट्स ओन कॉपीज ऑफ क्लासेस इंस्टेंस वेरिएबल। इफ़ अ मेंबर वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड स्टैटिक, अगर आप किसी भी मेंबर वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर कर देते हो, however all the instances of that classes have access to that variable, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि उस वेरिएबल जो आपने स्टैटिक बना दिया किसी एक वेरिएबल को, वो वेरिएबल तमाम क्लास के मेंबर, जितने भी क्लास के इंस्टेंसेस हैं, वो उस सब में वो शेयर होता है। इफ़ अ मेंबर फंक्शन इज डिक्लेयर्ड स्टैटिक, इट मे बी कॉल्ड विदाउट एनी इंस्टेंस ऑफ द क्लास बीइंग डिफाइंड। तो ये इसने 3 बातें की हैं यहाँ पे। पहली बात तो मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी, ईच इंस्टेंस ऑफ अ क्लास हैज़ इट्स ओन कॉपीज ऑफ क्लासेस इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। एग्जाम्पल्स हम देख भी लेते हैं। और अगर आप किसी मेंबर वेरिएबल को स्टैटिक बना देते हो, तो वो मेंबर वेरिएबल क्लास के तमाम इंस्टेंसेस, यहाँ पे इंस्टेंसेस में मुराद ऑब्जेक्ट्स, जितने भी आप क्लास के ऑब्जेक्ट बनाओगे, उन सब में वो स्टैटिक वेरिएबल शेयर होगा। और अगर आप अगर आप कोई मेंबर फंक्शन स्टैटिक बना देते हो, तो वो मेंबर फंक्शन जो है वो क्लास के किसी इंस्टेंस के बगैर भी कॉल किया जा सकता है। अब हम इसको तफसील से देखते हैं तो आपको बात समझ आ जाएगी। सबसे पहले इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में देखते हैं। क्या देखें जी, ये देखें रेक्टेंगल है ना, और इसके 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए। अब बॉक्स 1 की विड्थ अलहदा है, मतलब ये जो बॉक्स 1 है, रेक्टेंगल क्लास तो आपको याद है ना, सबसे पहले से हमने स्टार्ट किया था। तो रेक्टेंगल क्लास में कितने मेंबर वेरिएबल्स थे बताएं? सर 2। 2 थे, विड्थ और लेंथ। तो ये बॉक्स 1 है, इसकी अपनी विड्थ और लेंथ होगी, बॉक्स 2 है, इसकी अपनी विड्थ और लेंथ होगी। यानी कि जो क्लास के मेंबर वेरिएबल्स थे, वो हर एक ये क्लास का इंस्टेंस है। इसको बोलते हैं बॉक्स 1 क्लास का ऑब्जेक्ट या क्लास का इंस्टेंस। तो ये एक इंस्टेंस है और ये एक इंस्टेंस है। वो जो क्लास के एट्रीब्यूट्स थे, वो दोनों को अलग अलग मिले हैं। बात समझ आई? यही बात कर रहा है वो। ईच इंस्टेंस ऑफ अ क्लास हैज़ इट्स ओन कॉपीज ऑफ क्लासेस इंस्टेंस वेरिएबल्स, ठीक हो गया। तो बॉक्स 1 की विड्थ अलग है, बॉक्स 2 की अलग है। देखें, बॉक्स 1 की हमने विड्थ सेट की, लेंथ सेट की,
बॉक्स 2 की अलग-अलग की, तो ये दोनों अलग-अलग पड़ी हैं। जो विड्थ और लेंथ थी क्लास के अंदर, वो बॉक्स 1 के लिए अलग है, बॉक्स 2 के लिए अलग है, यानी कि दोनों की अपनी-अपनी कॉपीज़ हैं। बात समझ आ रही है? और अगर मैं बॉक्स 3 बनाऊँगा, उसकी अलग से होगी। यस ये सर। इंपॉर्टेंट है, क्लियर है ना? हर एक बच्चे को बात क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से हम आगे डिफरेंशिएट करेंगे कि स्टैटिक्स से क्या होता है। क्लियर है हर किसी को? सर एक दफ़ा रिपीट कर दें। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पता है रेक्टेंगल की क्लास में हमने 2 एट्रीब्यूट्स लिए थे, एक था विड्थ और एक था लेंथ। तो जब भी आप क्लास के कोई इंस्टेंसेस डिक्लेयर करते हो, ये जो आपने अभी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया ना, बॉक्स 1 बॉक्स 2, ये जो लाइन है, ये लाइन रेक्टेंगल टाइप के 2 ऑब्जेक्ट्स, ये 2 इंस्टेंसेस डिक्लेयर कर रही है। एक का नाम बॉक्स 1 है, एक का नाम बॉक्स 2 है। तो वो जो हमारे पास इस रेक्टेंगल क्लास में लेंथ और विड्थ थे, वो दोनों के दोनों इनको अलग-अलग मिले, यानी कि बॉक्स 1 का अपना लेंथ और विड्थ है, बॉक्स 2 की अपनी लेंथ और विड्थ है। यानी कि ये जो क्लास के मेंबर एट्रीब्यूट्स थे, वो दोनों की कॉपी इनको अलग-अलग मिली है। देख रहे हैं ना आप? ये देख लें, ये इसकी वो है। इन दोनों की अपनी-अपनी लेंथ और विड्थ सेट हुई है। ये देखें, बॉक्स 1 का अपना विड्थ और लेंथ है, बॉक्स 2 की अपनी विड्थ और लेंथ है। तो ये बात कर रहा है पहली, कि ईच इंस्टेंस ऑफ अ क्लास हैज़ इट्स ओन कॉपीज ऑफ क्लासेस इंस्टेंस वेरिएबल। तो जो आप जब तक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो क्लास के अंदर, जब भी जितने ऑब्जेक्ट्स बनाओगे, हर एक ऑब्जेक्ट को उसकी अपनी कॉपी मिलेगी। तो बॉक्स 1 का अपना अपनी लेंथ और विड्थ होगी, बॉक्स 2 की अपनी लेंथ और विड्थ होगी। ठीक हो गया? और डिस्प्ले का अब स्टैटिक से क्या होगा? क्या होगा इस स्टैटिक से? जब आप किसी मेंबर वेरिएबल को स्टैटिक बनाते हो ना, तो वो मेंबर वेरिएबल क्या होता है, जितने भी क्लास के इंस्टेंसेस उनके दरमियान शेयर होता है। जब आप क्लास के किसी एट्रीब्यूट को स्टैटिक बना देते हो, तो वो मेंबर एट्रीब्यूट या वेरिएबल क्लास के तमाम इंस्टेंसेस के साथ शेयर होता है, तमाम उसको एक्सेस कर सकते हैं और तमाम के साथ शेयर होता है। इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट अ मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन दैट डज नॉट बिलोंग टू एनी इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ये पॉसिबल है कि हम एक ऐसा वेरिएबल या मेंबर फंक्शन बना दें जो कि क्लास के किसी इंस्टेंस से बिलोंग ना करे, बल्कि वो क्लास में शेयर हो रहा हो। सच मेंबर्स आर नोन एंड स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स और स्टैटिक फंक्शंस। तो ये उसमें डेफिनेशन करती है कि स्टैटिक मेंबर्स क्लास के अंदर, क्लास की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्लास के अंदर स्टैटिक मेंबर्स चाहे वो वेरिएबल हों या फंक्शंस हों, वो किसी क्लास के इंस्टेंस से बिलोंग नहीं करते। ठीक है? व्हेन अ वैल्यू इज स्टोर्ड इन अ स्टैटिक मेंबर वेरिएबल, इट इज नॉट स्टोर्ड इन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ठीक है? in fact an instance of a class does not even have to exist in order for the values to be stored। ये मैं आपको ना बताता हूँ, ये बात आपको सारी समझ आ जाएगी। स्टैटिक मेंबर वेरिएबल ट्री से समझिएगा, ये ट्री की क्लास है। ठीक है? ट्री डॉट एच, हम इसको अपने पास खोल लेते हैं। ट्री डॉट एच है और हमारे पास, बल्कि छोटी सी क्लास है, मैं खोलूँ क्या इसको? इधर ही देख लें। एक क्लास है, इसका नाम है ट्री, इसका एक ही मेंबर है, क्या? इन टाइप का। उसका नाम क्या है? ऑब्जेक्ट काउंट, और वो क्या है? स्टैटिक। अगर आपने किसी भी वेरिएबल को स्टैटिक बनाना तो कैसे बनाते हैं? उसके, यानी कि जब जब उसको डिक्लेयर कर रहे हो उससे पहले क्या लगाते हो? स्टैटिक। तो अब ये ऑब्जेक्ट काउंट क्या बन गया? स्टैटिक बन गया हुआ है। तो ये हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट जो है डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है? ये कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट काउंट को प्लस प्लस कर रहे हैं, इस वेरिएबल को हम प्लस प्लस कर रहे हैं, जो भी पड़ा होगा उसमें प्लस प्लस हो जाएगा एक। और ये उसका हमने क्या किया है? एक और फंक्शन नया एक्सेसर बनाया है, गेट ऑब्जेक्ट काउंट, जो कि हमें ऑब्जेक्ट काउंट की वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है? बस यही क्लास है छोटी सी, दो फंक्शन है, एक फंक्शन है, एक कंस्ट्रक्टर है और एक ही मेंबर है। और देखें यहाँ पे, देखें ये एक नई चीज़ है आपके लिए कि यहाँ पे आपने स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर किया था क्लास में, और स्टैटिक वेरिएबल को डिफाइन आपने क्या किया? आउटसाइड द क्लास। द डेफिनेशन ऑफ द स्टैटिक मेंबर वेरिएबल रिटर्न आउटसाइड द क्लास। तो याद रखें, जब भी जो भी स्टैटिक वेरिएबल होता है क्लास के अंदर, उसकी डेफिनेशन हमेशा क्लास से बाहर दी जाती है, और हमने इसको जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। क्यों? ताकि जब जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, तो जो ऑब्जेक्ट काउंट है इसमें प्लस प्लस हो, तो वो हमें पता लग जाए भी कितने इसके ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं। ये इसलिए है ना। ऑब्जेक्ट काउंट क्या है बेसिकली? ऑब्जेक्ट काउंट बेसिकली जो वेरिएबल है वो बताता है कि इस ट्री क्लास से कितने ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इस वेरिएबल को प्लस प्लस कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कितने काउंट है।
तो ये आप देखें। और अब जो ये मेंबर वेरिएबल है ना, ये क्लास के तमाम इंस्टेंस के साथ शेयर हो रहा होगा। कैसे, अभी हम देखते हैं कैसे। और आपने याद रखना है कि जो हमारे पास स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स होते हैं उनकी डेफिनेशन हमेशा क्लास से बाहर दी जाती है। और ऐसे इंट, वही ट्री, क्लास का नाम, स्कोप, रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर आगे उसका नाम, ठीक है, वेरिएबल का नाम। अब देखें ये मेन है। इस मेन के अंदर हमने क्या किया, क्लास का पहला इंस्टेंस बनाया, ठीक है, क्लास का दूसरा इंस्टेंस बनाया, क्लास का तीसरा इंस्टेंस बनाया। तो होगा क्या, जब ये हम क्लास लाइन नंबर 9 पे पहला इंस्टेंस बनाएंगे तो क्या होगा जी, बताएं। सर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और कंस्ट्रक्टर में हम जाएंगे तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट काउंट में इंक्रीमेंट हो रहा है। ऑब्जेक्ट काउंट में क्या पड़ा हुआ है, 0। ये आपने कुछ डिफाइन करते हुए 0 इनिशियलाइज किया था ना। जब कंस्ट्रक्टर में जाओगे तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, यानी कि इसमें 1 आ जाएगा। तो लाइन नंबर 9 जब एग्जीक्यूट होगी तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट काउंट है उसमें क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है। जब लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट होगी तो उसमें क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लाइन नंबर 3 हो जाएगा, लाइन नंबर 11 एग्जीक्यूट होगी तो उसमें क्या आ जाएगा, 3। तो देखें जब आप इसको प्रिंट करोगे, हम इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए प्रिंट कर रहे हैं, तो आपका आंसर क्या है, वी हैव 3 ट्री ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा हमारे पास 3 इंस्टेंसेस हैं और तीनों के दरमियान वो जो ऑब्जेक्ट काउंट है वो क्या है, शेयर हो रहा है। क्या मतलब है, जो भी बंदा उसकी वैल्यू, जो भी ऑब्जेक्ट उसकी वैल्यू को अपडेट करता है दूसरे को विजिबल होती है। देख रहे हैं ना आप, देखे ना, उसमें हमारे पास इधर क्या होता था, जो इंस्टेंस वेरिएबल्स उनमें क्या था भाई, उसकी अपनी लेंथ और विड्थ है। ऑब्जेक्ट बॉक्स 1 की अपनी लेंथ और विड्थ है, बॉक्स 2 की अपनी लेंथ और विड्थ है। आप इसमें चेंज करते हो इधर कोई चेंज नहीं आता क्योंकि इसकी अपनी कॉपी है। जबकि स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो शेयर होते हैं क्लास के दरमियान। तो आपने ये जो ऑब्जेक्ट काउंट बनाया, अब इस ट्री क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट बनाओगे आप, वो सब में ये शेयर हो रहा होगा, सब इसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। तो इसलिए आपने देखा कि जब आपने पहला ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑब्जेक्ट काउंट की वैल्यू 1 हो गई, और फिर दोबारा बनाया तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट काउंट की वैल्यू क्या होगी, 2 हो गई, क्योंकि ऑब्जेक्ट काउंट इन तीनों के दरमियान शेयर हो रहा है, तीनों उसको शेयर कर रहे हैं। तो जो भी अपडेट करेगा उस अपडेट सबको विजिबल होगी। समझ आ रही बात। कुछ बात समझ आई, कुछ 50% बात समझ आई कि स्टैटिक वेरिएबल्स किस तरह से डिफरेंट होते हैं आम वेरिएबल से। सर क्या ये काम हम स्टैटिक के बगैर नहीं कर सकते? नहीं, कैसे करेंगे, ग्लोबल वेरिएबल बना देंगे। अच्छा वैसे ना बेसिकली यहाँ पे आपको ना ये नहीं बताया कि काम, वो बेसिकली उसका उसने ये इस एग्जांपल से उसने आपको स्टैटिक का कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है। और इन्हीं को उसका मकसद ये नहीं है कि वो कि ये काम स्टैटिक के साथ हो सकता है या उसके बगैर हो सकता है। तो यहाँ पे जो उसने एग्जांपल आपको दी है उसका मकसद ये है कि वो आपको स्टैटिक का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे। तो स्टैटिक कॉन्सेप्ट क्या है, याद रखें, जब भी आपके पास, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, एक है आपके पास नॉर्मल वेरिएबल्स जो क्लास के एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो कि अभी तक आप डिक्लेयर करते आए हो। वो क्या होते हैं, वो जब भी आप क्लास का इंस्टेंस बनाते हो, ऑब्जेक्ट बनाते हो, हर एक की अपनी अपनी कॉपी होती है उसके पास। जब भी आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो अगर आपके पास क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल जो हैं वो लेंथ और विड्थ हैं, तो लेंथ और विड्थ हर एक ऑब्जेक्ट को मिलेंगे अपने अपने। जबकि स्टैटिक वेरिएबल जो होता है वो क्या होता है, वो क्लास के तमाम ऑब्जेक्ट के दरमियान शेयर हो रहा होता है। पहली बात, स्टैटिक वेरिएबल जो क्लास का, जो भी क्लास का स्टैटिक एट्रीब्यूट है वो क्लास के तमाम इंस्टेंसेस के दरमियान शेयर हो रहा होता है, कोई भी उसकी वैल्यू को अपडेट कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, क्लास के स्टैटिक वेरिएबल की डेफिनेशन आप क्लास से बाहर देते हैं, जैसे उसने आपको अभी दिखाई थी। तीसरी बात कि क्लास का जो स्टैटिक वेरिएबल है वो क्लास का इंस्टेंस बनाए बगैर भी एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वो किसी भी क्लास के इंस्टेंस से बिलोंग नहीं करता। उसने ये बात शुरू में की थी ना कि इट इज़ पॉसिबल to create a member variable or member function that does not belong to any instance of the class। तो जो भी स्टैटिक वेरिएबल होते हैं या स्टैटिक फंक्शंस होते हैं वो क्लास के इंस्टेंस से बिलोंग नहीं करते, किसी ऑब्जेक्ट का नहीं पार्ट होते वो, बल्कि वो क्लास का पार्ट होते हैं। वो तुम्हारा तमाम क्लास के ऑब्जेक्ट से शेयर हो रहे होते हैं।
तो ये इसलिए पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है कि आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बगैर आप उसको यूज़ कर लो। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल दूं आपको, अब आपको समझ आएगा एक बात। ये आप देख रहे हैं, आपने हमने सी आउट यूज़ किया था। चलिए अभी लोड हो जाए, टाइम लगा रहा है। तो दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपको याद रहे, क्लास के स्टैटिक वेरिएबल्स जो होते हैं या स्टैटिक फंक्शंस हों या स्टैटिक वेरिएबल्स हों, अभी हमने स्टैटिक वेरिएबल्स पढ़े हैं, स्टैटिक फंक्शंस आगे पढ़ते हैं। क्लास में जितने भी स्टैटिक वेरिएबल्स हों या स्टैटिक फंक्शंस हों, वो क्लास के दरमियान, क्लास के तमाम इंस्टेंसेस के दरमियान शेयर होते हैं। वो किसी भी क्लास के इंस्टेंस से बिलोंग नहीं करते, वे किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करते, बल्कि वो क्लास का पार्ट होते हैं, तमाम इंस्टेंस के दरमियान शेयर होते हैं। क्लास के जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उनकी डेफिनेशन आप क्लास से बाहर देते हो, ठीक है, ऐसे देते हो जैसे ये हाईलाइट किया मैंने। तीसरी बात, हम क्लास के स्टैटिक वेरिएबल्स को या स्टैटिक फंक्शंस को क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए बगैर भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे भी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें जी, मशहूर ज़माना प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम हम करते होते थे, वो आप देख रहे हो। और मैं यहाँ लिखूँ ना, यूजिंग नेम स्पेस std, हाँ जी। अब ये जो सी आउट है ना, सी आउट जिसको आप यूज़ करते रहे हो, दिस इज स्टैटिक फंक्शन, स्टैटिक वेरिएबल किसका, एसटीडी क्लास, आईओ स्ट्रीम की क्लास का। मैं जाता हूँ जरा इसके अंदर। ये एक्सटर्न कर रहा है, वैसे हमने एक्सटर्न तो पढ़ा नहीं है, इधर डिक्लेयर किया होगा सी आउट। हम इस पे जाते हैं, ये देखें जी, वो स्ट्रीम इसने एक्सटर्न किया हुआ। चलें पैरेलल एक्सटर्न एक अलग चीज़ होती है। इन शॉर्ट देखें ना आप, आईओ स्ट्रीम जो है ना, आईओ स्ट्रीम क्लास, आपको याद हो हमने एफ स्ट्रीम यूज़ किया था। हम जब इस स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाते थे तो फिर हम उससे फाइल से इनपुट ले सकते थे, फिर हम ओ एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाते थे तो फाइल में हम राइट कर सकते थे। लेकिन आईओ स्ट्रीम का हम क्लास यूज़ कर रहे हैं और हमने इसका कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाया और हम प्रिंट भी कर रहे हैं। तो सी आउट जो है बेसिकली वो एक स्टैटिक वेरिएबल है। तो बहरहाल ये देखें, स्टैटिक ऑब्जेक्ट काउंट, ये पिक्चर बड़ी अच्छी तरीके से जो है ना एक्सप्लेन कर रही है कॉन्सेप्ट को। जो जो स्टैटिक वेरिएबल होता है ना, ये वाला, ये क्या है, ये एक है, और ये तीनों ऑब्जेक्ट उसको क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ये इसको अपडेट करता है तो सबको विजिबल होगा, ये इसको अपडेट करता है तो सबको विजिबल होगा, जो भी चेंज कर ले। देखें, और आप देख रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर लो, आपको उसकी वैल्यू दे देगा। अब देखते हैं हम 14.2 को हम देखते हैं, इसमें जो है ना वो आपको मज़ीद यानी कि ये वाली जो एग्जांपल है ना, बजट डॉट एच वाली क्लास जो है, इस एग्जांपल में आपको ना उसका प्रैक्टिकल यूज़ बता रहा है, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल प्रैक्टिकल यूज़ क्या होता है। अब आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी, क्योंकि उसमें हमारे पास जो है वो स्टैटिक वेरिएबल्स भी होंगे और हमारे पास बल्कि रिसोर्स फाइल ऐड करें। चैप्टर नंबर 14, बजट वर्जन 1 है, ठीक है, हमने ऐड कर दी।
14.2 है। देखते हैं जी बजट डॉट एच में क्या है। क्लास बजट है, इसमें हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, दोनों डबल टाइप के हैं। एक का नाम है कॉर्पोरेट बजट, ठीक है, और ये स्टैटिक है। एक का नाम है डिवीजन बजट, ठीक है। तो आपके पास एक कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट से मतलब एक कॉर्पोरेट कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उसकी आपने अगर टोटल उसका बजट कैलकुलेट करना है तो किसके इक्वल होगा? उसकी जितनी डिवीजन सबके बजट को हम ऐड कर लेंगे। एक कॉर्पोरेट कंपनी का जो बजट है वो क्या होगा? उसके डिवीजन, उसकी जितनी डिवीजन है उन तमाम डिवीजन के बजट को आप ऐड कर लो तो आपके पास कॉर्पोरेट जो एक हमारे पास कंपनी है उसका बजट आ जाएगा। तो बेसिकली ये आपको उसी एग्जांपल से इसको जो है एक्सप्लेन कर रहा है। तो दो वेरिएबल्स हमारे पास, एक स्टैटिक है और एक, तो कॉर्पोरेट बजट जो है वो पूरी कंपनी के बजट को होल्ड करने के लिए बनाया गया है। डिवीजन बजट जो है वो हर एक डिवीजन का जो इंडिविजुअल बजट है उसको लिए बनाया गया है, ठीक है। तो देखें, कंस्ट्रक्टर हमने इसको ज़ीरो के इक्वल कर दिया, ठीक है। और ऐड बजट जो है वो बेसिकली क्या करता है, ये जो डिवीजन बजट है उसमें जो भी आप वैल्यू पास करते हैं उसमें वो ऐड कर देता है, और साथ कॉर्पोरेट में भी ऐड कर देता है, ठीक है ना। और गेट डिवीजन आपको रिटर्न कर देगा, गेट कॉर्पोरेट बजट आपको कॉर्पोरेट बजट रिटर्न कर देगा। तो इस क्लास को देख लें, बहुत सादा सी सिंपल सी क्लास है। इससे वो आपको बेसिकली स्टैटिक का फंक्शन और मकसद बताया जा रहा है कि स्टैटिक हमें क्यों चाहिए होता है या किस सिचुएशन में चाहिए होता है। ये इस क्लास को आप देख लें और मुझे बताएं, कोई इशू तो नहीं है? बात समझ आ रही है? आसान सी बात है। बजट एक आपके पास कंस्ट्रक्टर है, उसमें उसने डिवीजन बजट को जीरो कर दिया हुआ है। एक हमारे पास एक फंक्शन है ऐड बजट का, उसमें वो जो भी हम बजट उसको पास करते हैं वो ऐड कर लेता है, डिवीजन बजट में भी ऐड कर लेता है और कॉर्पोरेट के बजट में भी ऐड कर लेता है। और बाकी उसके गेटर्स हैं दोनों, अगर आपने वैल्यूज़ गेट करनी है, डिवीजन बजट की वैल्यू गेट करनी है या कॉर्पोरेट बजट की वैल्यू गेट करनी है। क्लियर है? ये इसमें कोई इशू तो नहीं है? क्लास देख लिया? जी क्लियर है? हम लोग सारे चुप ही बैठे हैं। जी क्लियर है? सर 2 मिनट वो कोड देख रहे हैं। जी सर क्लियर है। जी क्या कह रही हैं आप? सर अभी कोड देख रहे थे। जी जी देख लें बता, आप मुझे जी बताया करें ना। वो होता ही सर है कि क्लियर अब है। ऑनलाइन है तो मुझे तो नहीं पता लगता कि आपको समझ आ भी रही है कि नहीं आ रही है। क्लास में तो एक अलग सिचुएशन होती है ना, तो बंदा वो महसूस कर लेता है, देख लेता है, समझ आ जाता है। सर जी अभी आप ऑनलाइन बैठे हो तो मैं बोली जा रहा हूँ बोली जा रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं लगता कि आप लोगों को समझ आई कि नहीं आई। बेसिकली जो क्लास बनाई गई है ना, इसका मकसद ये है कि ये हमारे पास जो क्लास है ना बजट, इसमें हम हर डिवीजन का बजट ऐड करेंगे, और एक कॉर्पोरेट बजट हमारे पास एक स्टैटिक वेरिएबल है, तो उसमें जितनी भी डिवीजन होंगी सबका जो है हमारे पास टोटल सम आ जाएगा। अभी इसका जो हम ड्राइवर प्रोग्राम देखते हैं ना, उससे हमें बात समझ आ जाएगी। सर यहाँ हम कंस्ट्रक्टर में क्यों नहीं ऐड कर रहे? जब हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया है तो वहाँ पे हम लोग जो स्टैटिक को क्यों नहीं यूज़ कर रहे, स्टैटिक वेरिएबल को? वहाँ नहीं कर रहे ना हम, जब हम देखें, जब हम इसको ये जो हमारे पास स्टैटिक है ना वो तो हमने इधर इनिशियलाइज कर दिया जीरो से, ठीक है, इस तरीके से क्लास के बाहर। और जो हमारे पास ये है ना कंस्ट्रक्टर, तो जब भी बजट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये जो डिवीजन बजट है हम जीरो इनिशियलाइज कर देंगे। हमने एक अलग फंक्शन दिया ऐड बजट का, जिसके ज़रिए हम जो है ना वो ऐड करेंगे, इसमें बजट ऐड करेंगे, ठीक है। हम एक और कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं जो पैरामीटराइज्ड होगा, जो कि कोई बजट की वैल्यू भी लेता हो, तो हम उसको, तो हम ये भी कर सकते हैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए वो हम वैल्यू पास कर दें तो वो उसको साइन हो जाए। ये भी तरीका है, और ऐड बजट का तरीका भी, ये दोनों तरीके हैं। जी सर। उसने फिलहाल डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं लिया। तो अब देखें मेन में आते हैं। काउंट लूप काउंटर है बेसिकली, नंबर ऑफ डिवीजन्स, ये एक नेम कांस्टेंट है, और ये जो है बेसिकली क्या होल्ड करता है, नंबर ऑफ डिवीजन्स, कितने डिवीजन्स हैं। और ये देखें जी, ये क्या है जी, व्हाट इज दिस, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट, कौन से किस क्लास के ऑब्जेक्ट की अरे है, बजट क्लास के। क्या अरे है ना, इसमें हर एक जो इंडेक्स उस पर क्या है पड़ा हुआ, बजट एक पड़ा हुआ, ठीक है। तो देखें जब आपने इस तरीके से बनाया
तो लाइन नंबर 11 के ऊपर एक डिवीजन की अरे क्रिएट हो जाएगी, डिवीजन जिसकी टाइप है बजट, और उसके कितना साइज होगा उसका, 4 साइज होगा। ठीक है, तो 4 डिवीजन क्रिएट हो गई, 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे बेसिकली। और आप देखें हमने एक लूप लगाया, 0 से लेके जितने डिवीजन उतने तक चलेगा। और हम क्या करेंगे, हम पूछेंगे भाई हर डिवीजन का जो बजट है ना वो एंटर करो। जो भी वो बजट एंटर करेगा हम वो एड फंक्शन कॉल करेंगे और उसमें बजट रखवा देंगे। 4 डिवीजन है, हर डिवीजन के लिए हम यूज़र से इनपुट लेंगे, भाई हर डिवीजन का बजट ऐड करो, एंटर करो, कितना बजट है हर डिवीजन का। तो जितना बजट होगा वो हमें इनपुट करेगा, उसको हम ऐड बजट के फंक्शन के थ्रू इधर रखवा देंगे। और काउंट जो है बेसिकली वो रिस्पेक्टिव वेरिएबल है अरे का। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम डिस्प्ले कर रहे हैं दोबारा से। ये लूप डिस्प्ले करने के लिए, ये लूप इनपुट लेने के लिए। तो डिस्प्ले करने के लिए हम क्या कर रहे हो, क्या डिवीजन बजट हम प्रिंट कर रहे हैं। और देखें यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखो जब हम प्रिंट करते हैं तो हम हर एक डिवीजन का अपना जो इंडिविजुअल बजट है वो भी प्रिंट कर रहे हैं, और एट द एंड हम जो पूरी कॉर्पोरेट का बजट है वो प्रिंट कर रहे हैं। और देख लो कॉर्पोरेट का बजट हम किस तरह से प्रिंट कर रहे हैं, जो 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है ना ऑब्जेक्ट, उसके थ्रू हम इसको कॉल कर रहे हैं। क्योंकि ये जो है ये क्या होगा, हर एक तरह शेयर होगा। जब भी ये कॉल होगा ना ऐड बजट, फर्स्ट टाइम लूप चला 0 था इसके अंदर, जब ऐड बजट कॉल हुआ तो क्या होगा, इस डिवीजन बजट के अंदर वो बजट आ जाएगा और उस कॉर्पोरेट बजट के अंदर भी जो भी पड़ा हुआ है उसमें ऐड हो जाएगा। तो पहली वाली बात दोनों 0 हैं, तो फर्स्ट करें पहली बार एंटर किया था 4 या 400 एंटर किया, तो इसमें दोनों में क्या आ गया, 400 आ गया। ठीक हो गया, वापस आता हूँ मैं। अगर अगली बार लूप चलता है और काउंट में 1 आता है, अब उसने ऐड किया 600, तो क्या होगा, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा 600, क्योंकि ये तो हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी कॉपी है। इसके अंदर क्या आएगा 400 प्लस 600, इसमें क्या हो जाएगा 1000। तो देखिएगा आप जब हम इसको चलाएंगे ना प्रोग्राम को, तो इंडिविजुअल बजट जो है वो कंपनी के अलग अलग प्रिंट होंगे और कॉर्पोरेट बजट सबका सम होगा, क्योंकि कॉर्पोरेट बजट हमने स्टैटिक लिया है और उसका दरमियान शेयर हो रहा है, तमाम क्लास के इंस्टेंस के दरमियान शेयर हो रहा है। इसको क्या मसला, मेन वन मस्ट, अच्छा ये जो लेटेस्ट कंपाइलर होते हैं ना ये बहुत सारे चेक्स ऐसे ही लगा देते हैं। बहरहाल अच्छे हैं, अच्छे होते हैं ये। ठीक है, एंटर द बजट रिक्वेस्ट फॉर VN1, मैं कहता हूँ जी 400, फिर मैं कहता हूँ 600, मैं कहता हूँ 500, मैं कहता हूँ 900। देखें हर डिवीजन का इंडिविजुअल बजट कितना है वो शो कर दिया उसने, और देख रहे हैं टोटल बजट रिक्वेस्ट कितनी है, इतनी है। तो आपको पता है ना बजट एक डिक्लेयर होता है साल के शुरू में, तो हर डिवीजन जो अपना अपना बजट रिक्वेस्ट कर रही है, मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे इतने पैसे चाहिए, और टोटल इन एंड जो कंपनी को देने होंगे वो सब कितने देने होंगे, इतने देने होंगे। तो देख रहे हो आप, बेसिकली उसने आपको यहाँ से सिखाया, ये समझाई ये बात कि आप ये देखें, ये था हमारे पास स्टैटिक, ये क्लास के तमाम इंस्टेंसेस में शेयर हुआ। अभी हमने क्लास के 4 इंस्टेंस बनाए थे, तो चारों इंस्टेंसेस में ये शेयर हुआ। ये काम आप 10 के लिए भी कर सकते हो, 15 के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। और इवन ये काम आप यूज़र डिफाइन नंबर्स के लिए भी कर सकते हो, यानी कि आप सबसे पहले ये इनपुट ले सकते हो यूज़र से कितने डिवीजन्स का जो है वो आपने डाटा एंटर करना है, तो वो भी ले सकते हो, यानी वो आप हीप पे क्रिएट कर रहे हो मामला। तो यानी कि यहाँ पे वो बताने चाह रहे हैं कि ये एक ऐसा केस स्टडी है कि जहाँ पर आपके पास जो है ना वो इंडिविजुअल डिवीजन के बजट्स हैं और एक कंपनी का कॉर्पोरेट बजट है, ठीक है। तो उस सिनेरियो के अंदर हमने देखा कि हम स्टैटिक वेरिएबल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक यूज़ केस है, यहाँ पे हमें स्टैटिक वेरिएबल चाहिए होगा जो कि तमाम डिवीजन जितने भी इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स बने हैं उन सब का काउंट, टोटल काउंट होल्ड कर रहा होगा। टोटल काउंट से मुराद है टोटल सम जो भी है हर डिवीजन का वो होल्ड कर रहा होगा। बात समझ आइए। सर जी बेटा, हमने जब टोटल बजट जो है वो डिस्प्ले करवाना था तो हमने उसको 0 सब्सक्रिप्ट के साथ क्यों कॉल किया? ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो आप 1 के साथ कर लें, जिसके साथ मर्जी करें, क्योंकि ये शेयर हो रहा है ना, यानी कि जो कॉर्पोरेट बजट का है वो शेयर हो रहा है, तो वो आपको सेम वैल्यू रिटर्न करेगा सबके लिए। मैं चाहूँ मैं जाऊँ ना इधर,
तो मैं कहूँ जी, मैंने 1 के साथ नहीं करना, मैंने 3 के साथ करना है, सबसे आखिर के साथ। देखिएगा तब भी सेम रिजल्ट आएगा मेरे पास। देख रहे हैं आप? तो वो तो ये आपकी अपनी मर्जी, जिसे मर्जी कर लें। ठीक है, ये उसने आपको आउटपुट भी दिखा दी। तो स्टैटिक वेरिएबल्स, ठीक है, वो आपको बात समझ आई स्टैटिक वेरिएबल्स की? जो क्लास के स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो क्लास के तमाम इंस्टेंसेस के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ शेयर होते हैं। इस तरह आप क्लास के किसी मेंबर फंक्शन को स्टैटिक बना सकते हो। कैसे? ऐसे सिंपल। आपने स्टैटिक फंक्शंस पढ़े थे? स्टैटिक वेरिएबल्स तो आपने पढ़े थे, ये मुझे अच्छी तरह पता है। स्टैटिक फंक्शंस पढ़े थे आप लोगों ने पहले, पिछले मतलब क्लास में हमने पढ़े थे स्टैटिक फंक्शंस? ये भूल गए? सर आई डोंट थिंक सो हमने स्टैटिक फंक्शन पढ़े हुए हैं। चलें कोई मसला नहीं, आप पढ़ लेते हैं, बहुत आसान काम है। इतना तो आपको पता है ना, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये क्या है? फंक्शन। फंक्शन ऐसा ही होता है ना, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, पैरामीटर टाइप लिस्ट, यही होता है ना? यस सर। उससे पहले स्टैटिक लगा दें तो क्या बन जाएगा? स्टैटिक फंक्शन बन जाएगा। जैसे जैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम, उस पर स्टैटिक लगा दें तो स्टैटिक बन गया। बिल्कुल सेम पैटर्न पे फंक्शन की रिटर्न टाइप से पहले आप स्टैटिक लगा दें तो क्या बन जाएगा? स्टैटिक फंक्शन। क्या बन जाएगा? स्टैटिक फंक्शन। तो आप किसी क्लास के मेंबर फंक्शन को स्टैटिक भी बना सकते हो। तो आप किसी क्लास के मेंबर फंक्शन को स्टैटिक भी बना सकते हो। और कैसे बनाओगे? सिंपल, उसके रिटर्न टाइप से पहले क्या लगा दो? स्टैटिक लगा दो। अब ये फंक्शन क्या होगा? यहाँ अब फंक्शन के बारे में कुछ बातें सुन लें, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी फंक्शन को स्टैटिक बना देते तो अब क्या होगा? अब वो कैसे बिहेव करेगा? पहली बात तो ये कि जो भी स्टैटिक फंक्शंस होते हैं या मेंबर वेरिएबल्स हैं वो किसी क्लास के ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होते, वो क्लास का पार्ट होते हैं। तमाम इंस्टेंसेस के दरमियान शेयर हो रहे होते हैं, शेयर हो रहे होते हैं। ठीक है, तो एक स्टैटिक फंक्शन जो है उससे आप क्लास का कोई नॉन स्टैटिक मेंबर एक्सेस नहीं कर सकते। एक क्लास का स्टैटिक फंक्शन जो है वो क्लास के नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शंस को कॉल भी नहीं कर सकता, नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर्स को एक्सेस भी नहीं कर सकता। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट। क्लास का स्टैटिक फंक्शन क्लास के नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर्स को या नॉन स्टैटिक फंक्शंस को कॉल नहीं कर सकता। क्लियर? पहली बात, ये एक लिमिटेशन है। दूसरी बात कि क्लास के स्टैटिक फंक्शन को आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बगैर भी कॉल कर सकते हैं। तो दोबारा सुन लीजिए, स्टैटिक फंक्शंस जो हैं, क्लास के स्टैटिक फंक्शंस, वो क्लास के किसी नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर को या नॉन स्टैटिक फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते, या अगर डाटा मेंबर तो उसको एक्सेस नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो क्लास के स्टैटिक फंक्शंस होते हैं वो जो क्लास के स्टैटिक फंक्शंस होते हैं उसको आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बगैर भी कॉल कर सकते हो। ये वाली बात दूसरी बात मैंने की ना, हम इसको थोड़ी देर में देख लेंगे। तो दोबारा रिपीट करता हूँ, तो दोबारा, जो भी क्लास का स्टैटिक फंक्शन होता है, एक क्लास का स्टैटिक फंक्शन किसी नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर को या किसी नॉन स्टैटिक फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता। ठीक हो गया? दूसरी बात, आप क्लास के स्टैटिक फंक्शन को क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बगैर भी कॉल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि क्लास के जितने भी स्टैटिक फंक्शंस होते हैं या स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो किसी इंस्टेंस का पार्ट नहीं होते, वो क्लास का पार्ट होते हैं। वो तमाम इंस्टेंसेस के साथ शेयर हो रहे होते हैं, क्लास के तमाम ऑब्जेक्ट के साथ शेयर हो रहे होते हैं।
तो बात समझ आ रही है मेरी? क्लियर है यहाँ तक बात? सर वो अगर तमाम ऑब्जेक्ट्स के साथ जो है वो शेयर हो रहे हैं तो हो सकता है वो ऑब्जेक्ट स्टैटिक ना हो, तो उसके साथ तो शेयर नहीं होगा ना। आपने पहले पॉइंट में ये बताया कि वो स्टैटिक को जो है अच्छा, वो नहीं कॉल कर सकता। क्लास का ऑब्जेक्ट स्टैटिक हो ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। एक है क्लास का ऑब्जेक्ट स्टैटिक होना, वो एक अलग चीज़ है। वो उसका मतलब ये होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कहते हैं ना क्लास का ऑब्जेक्ट स्टैटिक हो, तो वो ये होता है, ठीक है। तो ये तो हम बात नहीं कर रहे, इसकी हम भी बात नहीं कर रहे। और आप जो कहना चाह रहे हो, मेरे ख्याल वो ये कहना चाह रहे हो कि ये क्लास है ना, तो ये इस स्टैटिक की बात करना चाह रहे हो ना आप, है ना? यस सर, यस हाँ। सर। तो दोबारा से रिपीट कीजिएगा, आपने क्या पूछा था? सर आपने कहा है कि वो जो फंक्शन हम्म है हम्म वो शेयर होगा तमाम उसके साथ, वेरिएबल्स के साथ भी, ठीक है। तो इंस्टेंसेस के मैं साथ, क्लास के इंस्टेंसेस के साथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। टर्म्स है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जितने भी क्लास के स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, ये स्टैटिक वेरिएबल्स है, ये स्टैटिक फंक्शन में भी हम देखेंगे। ये क्लास के तमाम इंस्टेंसेस के साथ शेयर हो रहे हैं। लाइन नंबर 11 में मैं क्लास से कितने इंस्टेंसेस बना रहा हूँ? 4 रे बन रही है ना। तो ये चारों के दरमियान वो जो अ, अ, नाम क्या है इसका, कॉर्पोरेट बजट, ये क्या होगा? चारों में शेयर हो रहा होगा। तो यहाँ पर जो क्लास के इंस्टेंसेस हैं वो ये मुराद हैं, ये नहीं मुराद। इसको हम बोलते हैं क्लास के एट्रीब्यूट्स या डाटा मेंबर्स। क्लास के इंस्टेंस से मुराद ये है, जी सर। क्लास के इंस्टेंस से मुराद ये चीज़ है, जब आप एक क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हो, ठीक है। तो क्लास के इंस्टेंस, जब मैं टर्म बोलूँ तो मतलब ये है, जब आप उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हो। और क्लास के डाटा मेंबर्स की बात करूँ तो उसका मतलब है ये डाटा मेंबर्स हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये टर्म्स। सर जी बेटा। सर क्लास के इंस्टेंस क्लास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जी, क्लास के इंस्टेंसेस क्लास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और क्लास के एट्रीब्यूट्स क्लास के डाटा मेंबर्स होते हैं, डाटा फंक्शंस होते हैं। ये मेंबर फंक्शंस होते हैं, ये मेंबर एट्रीब्यूट्स होते हैं। डाटा मेंबर्स कह लें उसको आप। तो यस सर। जब भी हम क्लास का इंस्टेंस बोलूँगा तो इसका मतलब है क्लास का ऑब्जेक्ट। जब भी मैं क्लास का इंस्टेंस बोलूँगा तो क्लास का ऑब्जेक्ट। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि सबको क्लियर हो जाए। एक क्लास का जो स्टैटिक फंक्शन होता है, वो क्लास के दूसरे नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर्स को या नॉन स्टैटिक फंक्शंस को एक्सेस नहीं कर सकता। क्लास का स्टैटिक फंक्शंस क्लास के नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर्स को या क्लास के नॉन स्टैटिक फंक्शंस को एक्सेस नहीं कर सकता। आप क्लास के स्टैटिक फंक्शन को क्लास का इंस्टेंस या क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बगैर भी कॉल कर सकते हैं। आप क्लास के स्टैटिक फंक्शंस को क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बगैर भी कॉल कर सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, फिर सवाल पता था, अच्छा फ़ायदा क्या है इनका? फ़ायदा क्या है? मतलब अगर ये रिस्ट्रिक्शन है तो फ़ायदा क्या है? तो ये 2 फ़ायदे हैं इसके, जो उसने बुलेट पॉइंट में लिखे हैं। Even though static member variables are declared in a class, they are actually defined outside the declaration, class declaration, ठीक है। The lifetime of a class static member variable is the lifetime of a program. Important बात भाई, क्लास का स्टैटिक वेरिएबल कब तक मेमोरी में रहेगा? जब तक क्लास में जो है वो आपके पास मेमोरी में पड़ी है, ठीक है। द लाइफ टाइम ऑफ क्लास स्टैटिक मेंबर वेरिएबल इज द लाइफ टाइम ऑफ अ प्रोग्राम, सॉरी प्रोग्राम। तो अगर आपने किसी क्लास में कोई स्टैटिक मेमोरी वेरिएबल बना दिया तो वो कब तक मेमोरी में पड़ा है? जब तक कि आपका प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं करता, तब तक। दिस मीन्स दैट क्लास स्टैटिक मेंबर वेरिएबल कम इनटू एग्जिस्टेंस बिफोर एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास आर क्रिएटेड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं ऐसे, बड़ा मेन कॉन्सेप्ट है ये। इसका मतलब क्या हुआ? सर ये तो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल की बात कर रहा है। हाँ हाँ, फंक्शंस को भी हम देखें ना, फंक्शंस को नीचे बात करेगा। ये वेरिएबल की बात कर रहा है, तो वेरिएबल के बारे में कुछ और बातें बता रहा है। पहली बात क्या बता रहा है? पहली बात बता रहा है कि भाई आप क्लास के अंदर तो स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, लेकिन डिफाइन उसको बाहर करते हो, पहली बात। दूसरी बात कह रहा है कि इसका लाइफ टाइम क्या होता है? भाई मेमोरी में कब तक रहता है? हमें पता है ना कि ऑब्जेक्ट के जो मेंबर वेरिएबल्स होते हैं, ये क्लास के मेंबर वेरिएबल जो स्टैटिक नहीं है, वो तब तक मेमोरी में रहता है जब तक क्लास का ऑब्जेक्ट मौजूद है। जैसे ही ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा वो वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो हमें पता है। अच्छा, जो स्टैटिक वेरिएबल्स हैं वो कब तक मेमोरी में रहते हैं? तो भाई उनका लाइफ टाइम क्या होता है? थ्रू आउट द प्रोग्राम। जब तक प्रोग्रामों का एग्जीक्यूट हो रहा है वो मेमोरी में रहेंगे, जैसे ही प्रोग्राम टर्मिनेट होगा वो फिर वो मेमोरी से खत्म होंगे। इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब ये हुआ कि अभी क्लास का जो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है ना, वो क्लास का इंस्टेंस बनाए बगैर भी क्रिएट हो जाता है। यानी कि दिस मीन्स दैट अ क्लासेस स्टैटिक मेंबर वेरिएबल कम इनटू एग्जिस्टेंस, वो यानी कि वजूद में आ जाता है बिफोर एनी इंस्टेंस ऑफ अ क्लास आर क्रिएटेड। तो अगर आप इंस्टेंस ऑफ क्लास ना बनाओ, क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्लियर ना करो, तब भी वो जो स्टैटिक वेरिएबल है ना वो मेमोरी में मौजूद होगा, पहले से मौजूद होगा, क्योंकि उसने तो शेयर होना है। उसका किसी इंस्टेंस से तो लिंक है ही नहीं है, वो तो क्लास का मेंबर वेरिएबल है। अच्छा, अ क्लास स्टैटिक मेंबर फंक्शंस कैन बी कॉल्ड बिफोर एनी इंस्टेंस ऑफ द क्लास क्रिएटेड। ये मैं आपको बात बता चुका हूँ कि आप क्लास के स्टैटिक मेंबर फंक्शन को क्लास का इंस्टेंस बनाए बगैर भी कॉल कर सकते हो। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है, that a class static member function can access class static member variables before any instance of the class are defined in the memory. This means that a class's static member function, जो क्लास का स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, वो क्या कर सकता है, वो क्लास के स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है जब तक अभी आपने कोई क्लास का इंस्टेंस नहीं बनाया, यानी कि क्लास का ऑब्जेक्ट आपने कोई नहीं बनाया, उससे पहले ही क्लास का जो स्टैटिक फंक्शन है वो क्लास के स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। This gives you ability to create very specialized setup routines for the classes. तो ये जो है ना प्रोग्राम नंबर 14.3 से इस फीचर को डेमोन्स्ट्रेट करेगा। सर जी सर आपने अभी जो बात बताई है लास्ट पे, इसमें अगर जो हमारे पास मेंबर वेरिएबल है वो हमारे पास अगर प्राइवेट भी हो देन भी वो उसको कर सकता है एक्सेस, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को, स्टैटिक मेंबर फंक्शन। क्योंकि क्लास जो मेंबर फंक्शन है ना क्लास का पार्ट है ना, और जो मेंबर वेरिएबल है वो प्राइवेट है, वो भी क्लास का पार्ट है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। जो क्लास के प्राइवेट मेंबर्स होते हैं वो क्लास को एक्सेस होते हैं ना। ठीक हो गया। 1 मिनट लें और इन दोनों पॉइंट्स को दोबारा पढ़ लें ताकि कुछ आपको बात क्लियर हो जाए। फिर हम एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे मज़ीद। शाबाश, इसको देखें गौर से और इसको बताएं अगर समझ नहीं आती तो। जी क्लियर है? सर जी जी सर जैसे हम स्टैटिक मेंबर वेरिएबल की जो है वो डेफिनेशन देते हैं आउटसाइड द क्लास, तो जी, क्या हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास नहीं दे सकते? वो अभी हम देखते हैं। ओके सर। वो भी हम देख लेते हैं अभी वो एग्जाम्पल बयान करेगा। तो वैसे आपने देखा ना कि जो स्टैटिक फंक्शन होता है ना, अमूमन हम देखते हैं कि हम हेड क्लास की हेडर फाइल अलग बनाते हैं और क्लास की सीपी फाइल अलग बनाते हैं। तो हम वर्जन 2 पे जाते हैं, वर्जन 2 में इसने काम किया हुआ है, तो हम अभी देखते हैं। देखें इसने हेडर फाइल बनाई है। सर ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना उसकी लास्ट लाइन समझ नहीं आई। मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी, ये ऐड कर लेते हैं हम। फर्स्ट लास्ट लाइन की, दिस गिव्स यू एबिलिटी टू क्रिएट वेरी स्पेशलाइज्ड सेटअप रूटीन फॉर द क्लास ऑब्जेक्ट। ये बात समझ नहीं आई। फर्स्ट पॉइंट की। अच्छा सॉरी, फर्स्ट पॉइंट की। दिस मीन्स दैट अ क्लास स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स कम इनटू एग्जिस्टेंस बिफोर एनी इंस्टेंस ऑफ क्लास आर क्रिएटेड। वही कह रहा है कि क्लास का इंस्टेंस क्रिएट अभी आपने नहीं किया होता, उससे पहले ही जो स्टैटिक क्लास के स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स हैं ना वो क्रिएट हो जाते हैं मेमोरी में। ये कहना चाह रहा हूँ। बात समझ आई? मतलब वो सर ये कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट हम डिक्लेयर करते हैं क्लास का वो हम डिक्लेयर किए बगैर भी उसे यूज हाँ कर सकते हैं जो हाँ मेंबर वेरिएबल्स है। हाँ जी, यूज़ भी कर सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं। और साथ में वो ये भी कह रहा है कि जो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स हैं ना वो मेमोरी में कब जाते हैं,
वो मेमोरी में क्लास के इंस्टेंस क्रिएट होने से पहले चले जाते हैं, वो ये बात कर रहा है। अभी आपने क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो स्टैटिक मेंबर्स जो हैं वो पहले से मेमोरी में होंगे, मौजूद होंगे। और वो कब तक रहेंगे? जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा है। जैसे ही प्रोग्राम टर्मिनेट होगा तब वो खत्म होंगे मेमोरी से। सर यहाँ पे यही कंसेप्ट है ना, अगर मैं सही गेट कर रही हूँ कि हमारे पास जो दूसरे मेंबर वेरिएबल्स होते हैं जो स्टैटिक नहीं होते, हम लोग जब उसको बनाते हैं तो जब वो मेमोरी में क्रिएट नहीं होते जब तक हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं करते, और जब हम स्टैटिक मेंबर वेरिएबल बनाते हैं तो वो हमारे पास पहले ही मेमोरी में क्रिएट हो जाते हैं, और हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं भी बनाते तब भी वो क्रिएट हो जाते हैं। बिल्कुल, शाबाश, बिल्कुल सही आपने जो है वो गेट किया, बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसा ही है। चलिए हम देखते हैं। सर जी बेटा। सर जो वैसे प्राइवेट मेंबर वेरिएबल्स होते हैं वो क्लास के आउटसाइड हम उनको नहीं कॉल कर सकते, मतलब गेट नहीं कर सकते, लेकिन जो स्टैटिक होते हैं हम उनको आउटसाइड भी गेट कर सकते हैं। नहीं, उसने डिफाइन किया स्टैटिक जो वेरिएबल्स है ना, प्राइवेट स्टैटिक वेरिएबल्स, वो क्लास के अंदर ही एक्सेस होंगे, क्लास से बाहर तो एक्सेस नहीं हो सकते। जितने भी प्राइवेट मेंबर्स हैं वो सारी क्लास के अंदर एक्सेस होते हैं, क्लास से बाहर एक्सेस नहीं होते। अलबत्ता जो प्राइवेट स्टैटिक वेरिएबल की डेफिनेशन है वो क्लास से बाहर होती है, ये बस एक चीज़ है। वो क्लास से बाहर ऐसे एक्सेस नहीं हो सकता। देखो ये स्टैटिक है ना, तो इसको अगर वो मेन इधर कहीं एक्सेस कर रहा होगा ना तो वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ कर रहा होगा। हम देखते हैं, ये देखते हैं, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के साथ कर रहा है, बल्कि फंक्शन कॉल किया, इनफैक्ट फंक्शन कॉल किया और फंक्शन के अंदर उसने रिटर्न किया उसको। तो क्योंकि प्राइवेट है ना, तो जितनी भी प्राइवेट चीज़ होती है, ये आपने स्कूल याद रखना, जो प्राइवेट चीज़ें क्लास के अंदर एक्सेस होती हैं क्लास से बाहर एक्सेस नहीं हो सकती हैं, ठीक है। जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो क्लास के अंदर डिक्लेयर होते हैं, इस तरीके से प्राइवेट है, लेकिन डेफिनेशन इसकी क्लास से बाहर है। कहाँ है? यहाँ है, यहाँ से की होगी, ये देख, ये की है, ये जी डेफिनेशन इसकी सर। बाहर होती है बस, ये एक थोड़ा सा वो है। चलें जी, यस सर। हम देखते हैं इसको। तो वही दोबारा से वही क्लास है, इसमें वही पहले जिस तरह से था, कॉर्पोरेट बजट, डिवीजन बजट, ये स्टैटिक है। ये देखें, ये ऐड बजट है, ये कंस्ट्रक्टर है, ये गेटर है। एक उसने ऐड कर दिया मजीद फंक्शन, क्या? मेन ऑफिस का। ये फंक्शन क्या है? स्टैटिक है और कुछ रिटर्न नहीं करता, एक इनपुट पैरामीटर लेता है। तो ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन है। और देखें इसकी डेफिनेशन को कहाँ दे रहा है? क्लास से बाहर ही दे रहा है, इस तरीके से। ये हमने इनिशियलाइज किया स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को, और ये हमने डेफिनेशन दी है स्टैटिक फंक्शन की। तो कॉर्पोरेट बजट क्या है? जो मेन ऑफिस का बजट है उसमें आप ऐड कर दो। बाकी तो सारा वही है ना, बाकी तो कुछ चेंज नहीं है, बाकी तो सारा हम देख चुके हैं। सिर्फ एक नया फंक्शन उसने ऐड किया ना, मेन ऑफिस का, इसको एक पैरामीटर पास होता है, तो उसमें क्या करता है वो, इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। जो हमने इसकी डेफिनेशन खोली तो हमें पता लगा कि इसने क्या किया हुआ है कि जो इसको पास हुआ मेन ऑफिस का बजट, ये क्या करता है, वो उसको कॉर्पोरेट बजट में ऐड कर देता है। यानी कि हमारे पास एक मेन ऑफिस है कंपनी का और बाकी डिवीजन है, तो ज़ाहिर सी बात है मेन ऑफिस का तो बजट होगा, तो वो मेन ऑफिस के बजट को अलग से हैंडल कर रहा है। इधर डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक मेंबर फंक्शन मेन ऑफिस, दिस फंक्शंस this function adds the main office budget request to corporate budget variable। ठीक हो गया? समझ आ गई बात? क्लियर है? चलें अब इसकी हम इसका मेन फंक्शन देखते हैं, जिसको हम ड्राइवर फंक्शन भी बोलते होते हैं, जिससे क्लास के हमें यूजर समझ आएगा। काउंट वही है, मेन ऑफिस रिक्वेस्ट, अब हमने एक अलग से। सर जी बेटा। सर आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन का देने का मतलब ये नहीं होता कि हम उसका मेन के अंदर डेफिनेशन दे रहे हैं। नहीं नहीं, मेन तो फंक्शन है, आउटसाइड द क्लास से मुराद ये है, मतलब ये बेसिकली आउटसाइड द क्लास नहीं है, ये तो वही चीज़ है। मैं क्या कहूँ बताऊँ आपको, जैसे आप ये आपने कंस्ट्रक्टर साहब तो काम किया था, लेकिन इधर उसने कंस्ट्रक्टर को क्या बना दिया, इनलाइन बना दिया, इनलाइन बना दिया ना। तो इधर उसने ये किया कि इधर डिक्लेयर किया स्टैटिक फंक्शन, और डेफिनेशन उसने इसकी इधर दे दी है, बाहर दे दी है। बाहर देने से मुराद ये है कि जिस तरह हम पहले देते होते थे, वाइड बजट स्कोप ऑपरेटर पर आ गई है, फंक्शन है, ये स्टैटिक फंक्शन है। सर यानी आउटसाइड द क्लास देने का मतलब ये होगा कि हम लोग डिक्लेरेशन
वाली फाइल में जो है वहाँ पे हम लोग नहीं देंगे, हम लोग दूसरी सीपीपी फाइल में देंगे उसे। हाँ, लेकिन मेरा ये ख्याल है वहाँ कि पे आप हम यहाँ पे भी दे डेफिनेशन सकते हो, लिखते हैं। यहाँ पे भी दे सकते हो। मेरा ये ख्याल है यहाँ पे भी शायद दे सकते हो, मैं कंफर्म नहीं है, दे के देखना। ये जो है ना, इधर से कोड किधर गया, इधर से कोड जो है ना उठा के इधर मूव करके देखना कुछ होता है कि नहीं होता। इधर भी दे जी सकते हो, सर। मेरा ये ख्याल है, लेकिन कंफर्म कर लेना। अलबत्ता ये बात तो कंफर्म है कि जो स्टैटिक वेरिएबल है ना, ये जो हमने डिक्लेयर किया ना, और इसकी डेफिनेशन हमने कहाँ दी है, बाहर दी है, यहाँ दी है। ठीक हो गया। हम आते हैं इधर। चलिए। जी, तो हम देखते हैं, हमारे पास हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मेन ऑफिस रिक्वेस्ट। तो ये जो मेन ऑफिस रिक्वेस्ट का वेरिएबल है, ये मेन ऑफिस के बजट को होल्ड करेगा। डिवीजन जा रही हैं, तो हमने डिवीजन, अच्छा हमने सबसे पहले क्या लिया, गेट द मेन ऑफिस बजट रिक्वेस्ट। सबसे पहले हमने मेन ऑफिस का जो बजट है ना, उसकी रिक्वेस्ट हमने यूजर से ले ली। और क्या ये देखें आप, ये देखा आपने, अभी हमने क्लास का कोई लाइन नंबर 9 से लेके लाइन नंबर 16 तक हमने किस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्लियर किया, नो नहीं सर। किया ना। तो ये देखें, क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए हुए बगैर भी आप क्लास के स्टैटिक फंक्शन को कॉल कर सकते हो। और देखें, हमने ये फंक्शन कॉल किया, उस फंक्शन ने क्या किया, इसमें वैल्यू ऐड कर दी। तो यानी कि स्टैटिक वेरिएबल भी मौजूद है और स्टैटिक फंक्शन भी मौजूद है क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बगैर। तो ये बात आपको बताना चाह रहा था। देखा आपने, पहले ही ऐड हो गया हुआ है। फिर सारा काम भी पुराना ही है जो हमने पहले कर चुके हैं। बजट लिया, ऐड किया, डिस्प्ले किया। ठीक है। तो यहाँ पे बताने वाली बात ये है कि आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बगैर भी कॉल कर सकते हो। ठीक है। और दूसरी जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है साथ में, यानी कि यहाँ पर आप खाली इसको एक्सेस कर सकते हो क्योंकि ये स्टैटिक है। अगर मैं लिखता हूँ ना डिवीजन बजट, तो देखें वैसे ही मैं कर रहा हूँ, एरर दे देगा। तो क्लास के स्टैटिक फंक्शन के अंदर आप खाली क्लास के स्टैटिक फंक्शन के अंदर खाली आप स्टैटिक एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हो या स्टैटिक फंक्शन को कॉल कर सकते हो। एक फंक्शन की क्लास के स्टैटिक फंक्शन के अंदर, क्लास के स्टैटिक फंक्शन के अंदर आप नॉन स्टैटिक एट्रीब्यूट्स को या फंक्शंस को कॉल नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो ये जो है वो, हम इसको चला लें तो मेन बजट जो है वो है, मेन ऑफिस का बजट जो बहुत ज़्यादा है, 6000 है, बाकी सबके कम है। ठीक है। तो ये रहा, टोटल आ गया आपके पास, इनका सम प्लस मेन ऑफिस का सम सारा आ गया। ठीक होगा। अमूमन होता क्या है, हम ऐसा आप लोगों को तो पढ़ने नहीं है कुछ ना डिज़ाइन पैटर्न्स। यानी कि अगर आप ये चाहते हो, इफ़ अगर चले मैं आपको टास्क दूँ, लेट मी गिव यू अ टास्क, दिस इज अ चैलेंजिंग टास्क, बट आई विल अप्रिशिएट इफ एनीवन कैन डू दिस। ठीक है। तो क्या है, आपने ना एक क्लास बनानी है ऐसी, जैसे बजट क्लास बनाई ना उसने, बजट। ठीक है। आपने एक ऐसी क्लास बनाए कि ना, जो यूज़र है ना, आपको देखें ये क्लास है और हम इसको मेन में यूज़ कर रहे हैं इसके ऑब्जेक्ट बना के। ठीक है। आप ऐसी क्लास बनाएं अपनी, ऐसी डिज़ाइन करें अपनी क्लास कि मैं आपकी क्लास में खाली एक ऑब्जेक्ट बना सकूं। अगर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊं ना, तो मुझे दूसरा ऑब्जेक्ट बनाने ना दे। बात समझ आई। आप अपनी क्लास को ऐसे डिज़ाइन करें कि मैं खाली आपकी क्लास का एक ऑब्जेक्ट ही बना सकूं। अगर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करूं तो वो मुझे एरर दे दे, नहीं आप दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है। ये आपने काम करना है। समझ आई बात कि नहीं आई? क्या मैंने मतलब क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ? जी, समझ आई कि नहीं आई?
नहीं सर। नहीं आई? नहीं आई? नहीं सर, रिपीट कर दें। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि आपने अपनी क्लास ऐसे डिज़ाइन करनी है, कोई भी क्लास आप उसका नाम जो मर्जी रख लें, कि देखिए यहाँ पे जो क्लास है बजट, ये जो क्लास डिक्लेरेशन है ना, इसको हम यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं? यहाँ पे कर रहे हैं ना, बजट का ऑब्जेक्ट बनाकर और उसमें उसकी अरे बनाकर उसमें वैल्यूज़ लेके यूज़र से इनपुट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर लाइन नंबर 19 में कितने ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं इसके, बताएं जल्दी से। 4। 4 बन रहे हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, आपने एक अपनी क्लास बनानी है और जो कि मुझे ये अलाउ ना करे कि मैं उसको एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बना सकूँ। बस मुझे वो आपकी क्लास जो है ना वो ये अलाउ करे कि मैं खाली एक ऑब्जेक्ट बना सकूँ। ठीक है, यानी कि अगर वो बजट क्लास है मिसाल के तौर पे, यानी कि आप बजट क्लास को ऐसे मॉडिफाई करें कि मैं बजट क्लास खाली एक इंस्टेंस एक ही ऑब्जेक्ट बना सकूँ, एक साथ ऑब्जेक्ट ना बना सकूँ। एक साथ दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊँ मुझे एरर थ्रो कर दे। सर यूज अरे ही करनी है। नहीं नहीं, नहीं नहीं, ये तो इसका यूजर्स है ना। ये तो देखें, ये तो अरे के जरिए ये तो उसने बजट की एक अरे क्रिएट कर दी ना यहाँ पर। मैं कहना चाह रहा हूँ अपनी क्लास को डिज़ाइन ऐसे करना है, क्लास को डिज़ाइन करना मतलब यहाँ कुछ आप ऐसे करेंगे, यहाँ कुछ ऐसा करें कि जिसकी वजह से मैं यहाँ पर ये अरे ना बना सकूँ, खाली एक ऑब्जेक्ट बना सकूँ। मैंने एक बार डिक्लेयर कर दिया ना बजट ऑब्जेक्ट 1, तो मुझे वो बजट ऑब्जेक्ट 2 डिक्लेयर करने ना दे, वो एरर दे दे भाई ऑब्जेक्ट 2 आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। समझ आ रही बात? यानी कि सादा लफ्ज़ों में आपने अपनी क्लास को ऐसे डिज़ाइन करना है, और क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, कि आपकी क्लास खाली एक ही ऑब्जेक्ट बन सके, दूसरा ऑब्जेक्ट ही ना बन सके। आई कि नहीं आई? सब कुछ निकल गया। जी, चलें फिर आज हम इतना ही पढ़ लेते हैं। आपके लिए मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, हम इसको कल पढ़ेंगे। फ्रेंड्स ऑफ क्लासेस क्या होती है, ठीक है? सर एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दे। क्या एक्सप्लेन कर दूं बेटा? जी मुझे बताएं, क्या एक्सप्लेन कर दूं, किसने पूछा? वो लेफ्ट कर गई हैं जिन्होंने पूछा। सर सर थोड़ा मैं कह रही नेटवर्क हूँ इशू जो आ रहा आपने है। अभी काम दिया वो एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दे, मेरा लैपटॉप। बड़ी माजरत, मैं आपको सुन नहीं पा रहा थी ठीक से, कि किसी और को सर वो समझ कह आई रही हैं बात? कि जो आपने अभी एक्सप्लेन किया है वो आप दोबारा एक्सप्लेन कर दें, जो आपने ये काम दिया हमें करने के लिए उसका लेफ्ट हो गया था। अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आपने एक क्लास डिज़ाइन करनी है, अपनी क्लास, कोई भी नाम रख लें उसका, ठीक है? जैसे ये हमने बजट क्लास बनाई है ना, और हमने रेक्टेंगल क्लास बनाई थी, और भी इस तरह आपने अपनी क्लास डिज़ाइन करनी है, जो कि आपको जिनकी आप जैसे मतलब क्लास का, जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे मेन भी बनाओगे ना, तो आपने क्लास ऐसा डिज़ाइन करनी है कि कोई भी आपकी क्लास को बंदा यूज़ करता है तो खाली वो एक ही ऑब्जेक्ट बना सके, दूसरा ऑब्जेक्ट ना बना सके क्लास का। तो आपने अपनी क्लास ऐसे डिज़ाइन करनी है कि आप अपनी क्लास का खाली, यानी कि आपकी क्लास का खाली एक ही ऑब्जेक्ट बन सके, एक साथ ऑब्जेक्ट ना बन सके। अगर कोई बंदा एक साथ ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करता है तो आप उसको एरर रिटर्न करते हैं। सर इसके लिए तो हमें चेक्स लगाने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, लगाने पड़ेंगे। और इसके अंदर इसका भी यूजेज होगा। अब आपने ये सोचना है हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैसे यूज़ करें, स्टैटिक वेरिएबल्स कैसे यूज़ करें। इट्स अप टू यू, लेट्स सी हाउ यू प्ले अराउंड दिस। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ये मज़े का काम है, और लेट्स सी कौन करता है आप में से। टेक इट एज अ चैलेंज और डू इट। हम आज हम इससे नहीं पढ़ रहे हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। आप इसी कॉन्सेप्ट को जो है ना वो हज़म करें, और हज़म करने का तरीका ये है कि एक बार इसको दोबारा पढ़ लें, पूरा पूरा पढ़ें, पूरा जो हमने छुरी है वो भी पढ़ लें, और इसके प्रोग्राम देख लें। फिर जो है वो हम कल से ये पढ़ेंगे, फ्रेंड ऑफ क्लासेस, क्लासेस की दोस्त क्या होती है। ठीक है जी, फिर हम छुट्टी सर करें। हमारे कितने चैप्टर्स जाते हैं अभी? हमने पढ़ना था 9, 12, 13, 14, 15। 13 हमने पढ़ लिया, 14 हम पढ़ रहे हैं, 15 रह गया है एंड 12 रह गया। 15 और 12, 2 रह गए।
तकरीबन 2.5 सर चैप्टर तो एक्चुअली अब काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है, और हमारी ये भी ग्रिप नहीं आई क्लासेस पे, और ये पॉइंटर्स वगैरह पे ये बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं फिलहाल। तो वो क्यों ग्रिप ग्रिप क्यों नहीं है? मैं मानता हूँ ग्रिप, लेकिन ग्रिप तो होगी तब जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो मैंने पिछले 2 जी लेक्चर सर, इसलिए जी प्रैक्टिस सर, पे लगाए थे, जी पिछले सर, पूरा लेकिन वीक। ये ज़रा हम्म, डिफिकल्ट है, सो अगर आप थोड़ा स्लो स्लो लेके ही चलेंगे तो हमारे लिए बेटर ही होगा। ठीक है, चलें, आई विल एक्सेप्ट दिस रिक्वेस्ट। तो मतलब स्लो से मुराद और कितना, मतलब एक दिन हमने एक टॉपिक किया, तो कल हम एक टॉपिक करें, बस आप ही करना चाह रही हैं? जी सर, मतलब अच्छा। जितना काम पढ़ेंगे हम लोग उतना ही मतलब पिछली चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने का टाइम और हम लोग मैनेज कर सकेंगे, क्योंकि वो आगे हम्म, पढ़ते जाएंगे तो पिछला भी हमारा सही नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से। ठीक है, आई एग्री। लेकिन मैं आपको ये भी यहाँ पे इंडिकेट करूँगा कि मैंने पिछला जो वीक है वो आपको खाली इसीलिए प्रोग्रामिंग चैलेंजेस खुद बैठ के यहाँ पे किए थे, और टाइम में इसलिए हर क्लास में मैं पहले इसलिए फारिग कर देता हूँ कि आई वांट टू गिव यू टाइम टू डू प्रैक्टिस। देखें, अब ये तो बंदे के ऊपर खुद जाना है कि खुद प्रैक्टिस करे कि ना करे, छोड़ दे। जी सर, जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो आप जो है प्रैक्टिस करें, ठीक है, मैं स्लो कर देता हूँ स्पीड, मुझे कोई इसमें मसला नहीं है। और लेकिन ये है कि फिर आप लोग प्रैक्टिस लाजमी करें। देखें, प्रैक्टिस से ही चीज़ें जो हैं वो होती हैं, परफेक्ट होती हैं। तो जब मैं आपकी तरह पढ़ता था तो मुझे मुश्किल लगती थी चीज़ें, लेकिन अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं है। तो वो यही होता है कि प्रैक्टिस हो जाती है बंदे कितनी बार, तो सर उसको जो है एक्चुअली सर एक्चुअली बात यह है कि हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उसकी वजह से हम लोग ऑलमोस्ट सुबह के बैठे होते हैं और हम तकरीबन 3 बजे के करीब जाके फ्री होते हैं, और उसके बाद जब हम लोगों ने दूसरे काम हमारे दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं सर, वो भी हम लोगों को देखना पड़ता है, नोट्स होते हैं सारे, हमें वो भी पढ़ना होता है, तो सर प्रोग्रामिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है, तो इस वजह से हमारी हम्म, पिछली जो चीज़ें हैं वो इतनी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस नहीं हो पा रही। हम्म, दैट्स वाई हम लोग जो हैं वो इतना नहीं ग्रिप कर पा रहे इन सब चीज़ों पे। ठीक, ठीक है। अम, मैं स्पीड स्लो कर देता हूँ। बस ये है कि बस फिर वही बात, मैं एक बात रिपीट कर देता हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ। देखें, ये सबके लिए ही है, ईमानदार रहें, सच बोलें, झूठ से परहेज करें, ब्लफिंग, धोखाधड़ी, इस तरह के मामला तो बिल्कुल भी ना जाएं। जो करना है, जो मेहनत करना है, खुद करें, जो आप जितना आप कर सकते हैं, बस अल्लाह ताला पे भरोसा रखें। लेकिन याद रखें, अल्लाह ताला मेहनत को ज़ाया नहीं करते हैं। तो लेकिन जब चीट करते हो ना, तो फिर जो है ना वो मामला ख़राब होता है। क्योंकि आप देखें, है तो बड़ी अजीब सी बात, लेकिन चीट कौन करता था? चीट मुनाफिकीन करते थे ना, कि ऊपर से कहते हैं हम मुसलमान हैं, अंदर से तो इस्लाम लेके नहीं आए होते थे। तो चीट तो बंदा वही करता है जो पढ़ना नहीं चाहता होता, बस वो क्या, उसको आता नहीं होता, तो वो इधर उधर से देख के काम करा। तो बस ईमानदारी से अपना काम करते रहें, जो आपको इंस्ट्रक्शंस मिले उसको फॉलो करें, और ईमानदारी के साथ काम करें। अपना पेपर हो, क्विज हो, असाइनमेंट हो, व्हाट्सोएवर, आपने ईमानदारी दिखानी है, यानी कि आपके अंदर सेल्फ इंस्टिंक्ट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा जो है वो बहुत अच्छे नंबर ले लेता है, आउट क्लास हो जाता है, लेकिन अब उसमें ईमानदारी नहीं है, तो वो बिल्कुल फारेगा, वो दुनिया में वो कामयाब नहीं हो सकता। मैं आपको लिख के बात दे सकता हूँ, वो गारंटेड है। धोखा देने वाला शख्स कामयाब नहीं होता। लेकिन अगर आपको नहीं आता, लेकिन आप ईमानदार हो, मेहनत करते हो, तो आप किसी जगह पहुँचोगे। तो अपनी जो है ना, ये बस इस बात को मेक श्योर कीजिएगा, जो इंस्ट्रक्शन मिले, क्योंकि आपकी असाइनमेंट भी इंशाल्लाह वो आ जाएगी कुछ, तो वो भी आपने करनी होगी। ठीक है, मुझसे हेल्प ले लें, मुझसे पूछ लें, मैंने तो इनकार नहीं किया बताने को, मैं बता दूंगा। लेकिन ब्लफिंग करना, धोखा देना, ये इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, और हम अपनी स्पीड बिल्कुल स्लो कर देते हैं, कोई उसमें ज़्यादा नहीं, हम आराम आराम से पढ़ेंगे। और आप लोगों को टाइम भी मैं दे देता हूँ, आप लोग बैठ के जो है वो पढ़ें, काम करें, कुछ पूछना है तुमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो सर लास्ट क्वेश्चन। जी जी, सर हमारी असाइनमेंट चेक हो गई हैं? असाइनमेंट चेक करना शुरू की है मैंने कल, तो उम्मीद है मैं 30 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट फाइनलाइज हो जाएगा इंशाल्लाह, जो है ना वो मैं, इंशाल्लाह क्योंकि सर।
वजह ये थी कि वो आपके असाइनमेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब वो एक मुझे बैठ के देखना है, या इतने सारे क्वेश्चन हैं, 140 क्वेश्चन हैं, और हर बच्चा जो है वो, मतलब आपकी 44 स्ट्रेंथ है, मतलब जो मुझे असाइनमेंट्स आई हैं 44 मल्टीप्लाई 140, तो आप देख लें कितना ज़्यादा, तो वो ज़रा टफ सा काम था, लेकिन इंशाल्लाह वो मैं जल्द से जल्द फाइनल कर लूँगा। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि जो है ना वो इतना लेट हुआ है, नहीं तो मेरा रिजल्ट लेट होता नहीं होता, वो मैं बहुत जल्दी करके जो है ना फिनिश कर देता होता हूँ। जी पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि टाइम नहीं मुझे मिल सका था। जी सर। ठीक है जी, चलें फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है कल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।